हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर 6 जनन का लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर लिया था, जो कि टोटल 35 प्रश्न थे और लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे टोटल 16 हैं। 16 प्रश्न के उत्तर हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका उत्तर जो है वो लिख दिया है कि अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। इसमें जीवों का सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेता है, इसमें युग्मक भाग नहीं लेता है। तीसरा इसका जो मुख्य विशेषता है वो है कि इस प्रकार के जनन में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। और चौथा है कि अलैंगिक जनन के बाद जो संतानें जन्म लेती हैं वे आनुवंशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होती हैं। ठीक है, तो ये अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं हैं। यहाँ पे मैंने आपको 4 मुख्य विशेषताएं बताई हैं। आपसे अगर एग्जाम में 2 पूछे 3 पूछे तो आप 2 या 3 लिख सकते हैं, या सिर्फ अगर आपसे सिर्फ विशेषता पूछता है तो आप यहाँ पे 3 से 4 जो है वो लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न मैंने लिख लिया है तो बुक जो है वो मैं साइड रख देती हूँ। चलिए दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है कि द्विखंडन एवं बहुखंडन में क्या विभेद है, मतलब डिफरेंस बताना है कि द्विखंडन और बहुखंडन में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, यहाँ पे मैंने इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंस जो है वो बताया है। आप चाहें तो डिफरेंस जो है वो 2 भाग में बांट करके भी बता सकते हैं। 2 भाग में बांट कर बताने का मतलब ये है कि एक तरफ आप द्विखंडन लिख के और एक तरफ आप बहुखंडन लिख करके डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे जबकि करके जो है वो डिफरेंस यहाँ पे बताया है। इस तरह से भी डिफरेंस बताया जा सकता है अगर किसी चीज़ के बारे में किसी 2 चीज़ों के बारे में अंतर बताना हो, विभेद बताना हो। ठीक है, तो आप दोनों तरीके में से आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं। मैंने पहले भी ये चीज़ आपको बता दी है, पहले भी कई सारे वीडियो में कोई ऐसा प्रश्न होता था तो मैंने उसके जवाब में आपको ये चीज़ बताया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके आंसर की। तो कोशिका के चारों ओर शिष्ट अथवा रक्षा भित्ति नहीं होती है, किसमें? तो द्विखंडन में। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे आप। द्विखंडन में कोशिका के चारों ओर शिष्ट अथवा रक्षा भित्ति नहीं बनती है, लेकिन यहाँ जबकि बहुखंडन में कोशिका के चारों ओर शिष्ट अथवा रक्षा भित्ति बन जाती है। ठीक है, ये पहला डिफरेंस है इनके बीच। दूसरा डिफरेंस ये है कि द्विखंडन में बहुखंडन की तरह कोई प्रक्रिया नहीं होती है। बहुखंडन में बहुत सारी प्रक्रिया होती है लेकिन द्विखंडन में बहुत प्रक्रिया नहीं होती है। बहुखंडन में क्या होता है कि शिष्ट के भीतर कोशिका का केंद्रक कई बार खंडित होकर अनेक छोटे छोटे केंद्रक बनाता है, जो संतति केंद्रक कहलाते हैं। प्रत्येक संतति केंद्र के चारों ओर कुछ कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है और उसके चारों ओर पतली झिल्लियां बन जाती हैं। ठीक है, तो द्विखंडन में ये इतनी प्रक्रिया नहीं होती है जितनी बहुखंडन में होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरे डिफरेंस की। तो द्विखंडन में जनक जीव खंडित होकर 2 नए जीवों को जन्म देता है, जबकि बहुखंडन में जब शिष्ट फटती है तब उसमें उपस्थित अनेक संतति कोशिकाएं निकल आती हैं जो नए जीवों को उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये होता है द्विखंडन और बहुखंडन में डिफरेंस। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि कायिक प्रवर्धन को परिभाषित करें। तो इसमें क्या होता है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि जनन की उस प्रक्रिया को जिनमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग, कायिक या वर्धी भाग किसे कहते हैं? तो जो जड़ होता है
तना होता है या पत्ती होती है, इसको उस पौधे का, ठीक है, कायिक भाग कहा जाता है या वर्धी भाग कहा जाता है। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि जनन की उस प्रक्रिया को जिनमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग विलग एवं परिवर्तित होकर नए पौधे का निर्माण करता है। विलग का मतलब अलग होकर के या फिर परिवर्तित होकर यानी कि चेंज होकर के एक नए पौधे का निर्माण करता है, उसे ही कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और जंतुओं के विपरीत एकल पौधों में जनन की यह सबसे सरल विधि है। मतलब ये काम जंतुओं में नहीं, एकल पौधों में जनन की ये सबसे सरल विधि होती है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा कि पुनर्जनन में क्या होता है। तो पुनर्जनन में क्या होता है कि यह जनन की एक विधि है। ठीक है, ये जनन की एक विधि है। इस जनन में जीव का शरीर जो होता है वो किसी कारण से दो या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों का विकास करके पूर्ण विकसित नए जीवों में परिवर्तित हो जाता है और सामान्य जीवन यापन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये भी मैं बता देती हूँ कि पुनर्जनन किन जीवों में होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में ये आपको आ सकता है। तो पुनर्जनन में मैंने यहाँ पे लिखा है कि यह जनन जो है वो स्पाइरोगाइरा में, हाइड्रा में और प्लेनेरिया आदि में होता है। ठीक है, तो पुनर्जनन इन जीवों में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला है बीजाणु जनन से जीवों को क्या लाभ है। बीजाणु जनन भी एक तरह का जो है वो जनन होता है और यहाँ पे पूछ रहा है कि इससे जीवों को क्या लाभ होता है। तो इसका जो लाभ है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि बीजाणु द्वारा जनन से जीव जो है वो लाभान्वित होता है। क्यों होता है, तो क्योंकि बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है और नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगती है। तो बीजाणु जनन जो हमारा एक प्रकार का जनन है और जो आपका प्रश्न पूछ रहा है उसके हिसाब से ये इसका सही उत्तर होगा। और उत्तर क्या बताया मैंने कि इस जनन से, बीजाणु जनन से जीवों को क्या लाभ होता है। तो उसका लाभ ये है कि बीजाणु के चारों ओर एक जो है वो मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। मतलब कोई ऐसा सिचुएशन हो गया जिससे उनको खुद को प्रोटेक्ट करना है, तो वही एक मोटी भित्ति जो है वो उनकी रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है उनको, और नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगती है। मतलब कोई ऐसा नम वाला जो सतह होता है उसके संपर्क में जैसे ही वो आते हैं तो वह वृद्धि करने लग जाती है। तो यही होता है बीजाणु जनन से जीवों को लाभ। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि क्या जटिल संरचना वाले जीव पुनर्जनन द्वारा नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि इसका एक कारण है और इसका मुख्य कारण है कि पुनर्जनन जनन के समान नहीं है, क्योंकि जटिल संरचना वाले जीव के किसी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं करते। जटिल संरचना वाले जीव केवल लैंगिक जनन द्वारा ही नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन पुनर्जनन में क्या होता है कि वो भाग अलग हो जाता है। अभी हमने पुनर्जनन जो है वो देखा है प्रश्न संख्या 4 में। तो मैंने आपको क्या बताया है पुनर्जनन में, पुनर्जनन में हमने देखा कि ये जनन जो होती है, इस जनन की विधि में जीवों का शरीर किसी कारण से दो या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है। और आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि जटिल संरचना वाले जीव, तो जो जटिल संरचना वाले जीव हैं उनमें पुनर्जनन हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि जटिल संरचना वाले जीव जो होते हैं उनमें सिर्फ लैंगिक जनन होता है जिनके द्वारा उनकी संतति उत्पन्न होती है। ठीक है, क्योंकि वो शरीर का कोई भाग अलग नहीं कर सकते हैं जटिल संरचना वाले जो जीव होते हैं। ठीक है, लेकिन पुनर्जनन जो है उसमें ये प्रक्रिया होती है जो जटिल संरचना वाले जीव में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका यही मुख्य कारण है कि पुनर्जनन जो होता है वो जनन के समान नहीं होता है, क्योंकि जटिल संरचना वाले जीव के किसी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, और जटिल संरचना वाले जीव केवल क्या होता है, लैंगिक जनन द्वारा ही नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 कि लैंगिक जनन की क्या महत्ता है। लैंगिक जनन की इम्पोर्टेंस जो है वो पूछ रहा है। तो लैंगिक जनन की महत्ता जो होती है वो निम्नलिखित है। पहला है कि लैंगिक जनन से जनन संतति में विविधता आती है, ठीक है। और इसकी जो दूसरी महत्ता है वो ये है कि जीव के नए युग्मक इसमें बनते हैं, जिसके कारण अनुवांशिक विविधता का भी विकास होता है। और तीसरा कि नए जीवों के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे लैंगिक जनन की महत्ता जो है वो बता दी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 7 जो है वो कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 की एक प्रारूपी पुष्प के सहायक अंग एवं आवश्यक अंग में क्या भिन्नता है। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि एक प्रारूपी पुष्प का जो सहायक अंग होता है वो फूल को आकर्षक बनाने के साथ आवश्यक अंगों की रक्षा भी करता है, ठीक है। जो सहायक अंग होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। और बात करें आवश्यक अंग की, तो आवश्यक अंग जो होता है वो जनन का कार्य करते हैं। तो सहायक अंग जो है वो फूल को अट्रैक्टिव बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं, और साथ में आवश्यक अंग जो है उनकी रक्षा करते हैं, और ये वही आवश्यक अंग है जो फूलों में जनन का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एक प्रारूपी पुष्प के सहायक अंग और आवश्यक अंग में, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 जो है वो है स्वपरागन तथा परपरागन में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे भी आपको डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो इस बार मैंने डिफरेंस जो है वो इस तरह से लिखा है, दो पार्ट में करके। इसके पहले डिफरेंस वाला जो प्रश्न पूछा था उसमें मैंने जबकि करके डिफरेंस जो है वो बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दो भाग में इस तरह से बांट करके और फिर मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस इसका बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि स्वपरागन और परपरागन, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो इसको मैंने यहाँ पे दो भाग में बांट दिया, एक तरफ लिख दिया स्वपरागन और दूसरी तरफ परपरागन। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो पॉइंट आप स्वपरागन के बारे में लिख रहे हैं वही पॉइंट आपको परपरागन के बारे में भी लिखना है, मतलब उसी पॉइंट से रिलेटेड चीज़ जो है वो लिखना है। ये नहीं कि यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया और यहाँ पे मैंने उसी के बारे में कुछ और चीज़ें लिख दी। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जिस टॉपिक के बारे में आप स्वपरागन पर चर्चा कर रहे हैं, स्वपरागन का जो टॉपिक चल रहा है वही उसी टॉपिक से रिलेटेड आपका परपरागन का भी पॉइंट होना चाहिए। जैसे कि परागन उसी फूल, स्वपरागन में क्या होता है कि पराग कण उसी फूल के या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, लेकिन परपरागन में क्या होता है कि पराग कण किसी दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो देखिए दोनों में वर्तिकाग्र के बारे में ही बातें हो रही हैं, तो यही होता है डिफरेंस जो है वो बताना होता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में विभिन्नता बताइए या डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो आप लैंगिक जनन के बारे में बताएंगे कि ये किस में होता है और अलैंगिक जनन के बारे में बताएंगे कि ये किस में होता है, इसकी क्या विशेषता है अलैंगिक जनन की और लैंगिक जनन की क्या विशेषता है ना। तो इस तरह का पॉइंट जो है वो होना चाहिए। ये नहीं कि इसमें हमने इसका डेफिनेशन लिखा और इसमें हम इस चीज़ का उदाहरण लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। दोनों के बारे में दोनों डिफरेंस अगर आपको बताना है, किसी चीज़ में डिफरेंस बताना है, कोई ऐसा प्रश्न है, तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक पे आप जो पॉइंट आपका दिया गया है, जो टॉपिक है आपका, उसमें आप जो पॉइंट लिख रहे हैं उसी पॉइंट से रिलेटेड आपके दूसरे टॉपिक पर भी, मतलब कि ये जो हमारा पॉइंट है पर परागन, इसमें भी हमारा वही पॉइंट होना चाहिए जिस पॉइंट पर मैंने इस टॉपिक पे यहाँ पे इसमें बात की है, ठीक है। ओके चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है कि पराग कणों के नष्ट होने की संभावना कम होती है स्वपरागन में, लेकिन पर परागन में पराग कणों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। अगला, इस क्रिया से उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ नहीं होते हैं, लेकिन इस क्रिया से उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ होते हैं। और चौथा कि इस क्रिया से नई जातियां उत्पन्न नहीं होती, लेकिन इस क्रिया से नई जातियां जो है वो उत्पन्न होती हैं।
तो ये मैंने आपको 4 जो है वो स्वपरागन और परपरागन के बारे में डिफरेंस जो है बताना था। इसमें मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए हैं। ओके, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? पहला क्या था? परागकण उसी फूल के या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। स्वपरागन में, परपरागन में परागकण किसी दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। परागकणों के नष्ट होने की संभावना कम होती है स्वपरागन में। परपरागन में परागकणों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। अगला, इस क्रिया से उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ नहीं होते हैं और इस क्रिया से उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ होते हैं। और इस क्रिया से नई जातियां उत्पन्न नहीं होती हैं, लेकिन इस क्रिया से नई जातियां जो है वो उत्पन्न होती हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है हमारा कि अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन से क्या लाभ होता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मुख्य कारण जो है वो निम्नलिखित है। यहाँ पे मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगी, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन जो है उससे क्या लाभ होता है। तो पहला ये है कि लैंगिक जनन में शुक्राणु तथा अंडाणु के संयोजन के कारण डीएनए द्वारा पैतृक गुण वर्तमान पीढ़ी के सदस्य में हस्तांतरित हो जाते हैं। पैतृक गुण यानी कि जो हमारे दादाजी हैं, परदादा हैं, उनका जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए द्वारा पैतृक गुण होता है, ठीक है, दादाजी का या परदादाजी का, उनका गुण जो है वो जो वर्तमान पीढ़ी होती है उनके सदस्य में हस्तांतरित हो जाते हैं। मतलब उसमें भी ये गुण आ जाते हैं, जो जीवित रहने के लिए अधिक शक्तिशाली होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में एकल डीएनए होने के कारण जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तो ये जो डीएनए होता है ना, इसके द्वारा जिनमें लैंगिक जनन होता है उनके जीवित रहने के लिए ये अधिक शक्तिशाली होता है। और अलैंगिक जनन में सिर्फ केवल एक डीएनए ही होता है, तो उसके कारण जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, चल दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा है कि लैंगिक जनन में डीएनए की दोनों प्रतिकृतियों में कुछ न कुछ अंतर अवश्य होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप नई पीढ़ी के सदस्य जीव में भिन्नता अवश्य दिखाई देती है। जबकि अलैंगिक जनन में भिन्नता नहीं दिखाई देती। यदि उसमें किसी कारण से भिन्नता आ जाती है तो जीव की मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और क्या लाभ है, ये भी बहुत बड़ा एक, मतलब इस पॉइंट के थ्रू आप समझ सकते हैं कि लैंगिक जनन जो है वो कितना लाभकारी है। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि लैंगिक जनन ऊद विकास में बहुत सहायक है। ठीक है, जबकि अलैंगिक जनन ऊद विकास में सहायक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने आपको प्रश्न संख्या 10 का उत्तर जो है वो बता दिया है 3 पॉइंट के थ्रू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बीज पत्र का क्या काम है। तो बीज पत्र जो होता है इसमें खाद्य पदार्थ जमा रहता है और वह अंकुरते हुए भ्रूण का पोषण करता है। ठीक है, जो बीज पत्र होता है इसमें कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं, जमा रहता है, और ये जो अंकुरते हुए जो भ्रूण होते हैं, एम्ब्रॉयो जो होते हैं, उनका ये पोषण करता है, उनको न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 की पुरस्थ ग्रंथि के कार्यों का उल्लेख करें। तो फ्रेंड्स, पुरस्थ ग्रंथि जो होता है ये सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है। इसको प्रोस्टेट ग्लैंड भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, ये मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि है और ये दाएं और बाएं पिंड का बना होता है। दोनों पिंड एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए मध्य में जुड़े होते हैं और मूत्रमार्ग पुरस्थ ग्रंथि के बीच से होकर गुजरता है। मूत्रमार्ग के इसी भाग में पुरस्थ नलिकाएं यानी प्रोस्टेटिक डक्ट्स खुलती हैं और पुरस्थ ग्रंथि से पुरस्थ द्रव स्रावित होता है और पुरस्थ द्रव शुक्राणु द्रव तथा शुक्राशय द्रव मिलकर के सीमन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पुरस्थ ग्रंथि के कार्य के बारे में पूछा गया था। तो मैंने यहाँ पे
वही पॉइंट लिखा है, लेकिन उसमें एक दो पॉइंट जो मैंने आपको अभी बुक में दिखाया वो भी आप यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, ठीक है, इसमें ऐड कर दीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है फैलोपियन नलिका की संरचना का वर्णन करें। तो फ्रेंड्स, फैलोपियन नलिका जो होती है वो महिलाओं में पाए जाने वाली जो मादा जनन अंग है, ठीक है, मादा जनन अंग में ये उसकी संरचना जो है उसमें एक फैलोपियन नलिका भी होती है, ठीक है। और फैलोपियन नलिका एक जोड़ी चौड़ी नलिका है जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर नीचे की ओर जाती है, अंत में गर्भाशय से जुड़ जाती है। प्रत्येक फैलोपियन नलिका का शीर्ष भाग एक चौड़े किप के समान होता है जो अंडाणु को फैलोपियन नलिका में प्रवेश करने में सहायता करता है। फैलोपियन नलिका की दीवार मांसल एवं संकुचनशील होती है। इसकी भीतरी सतह पर सीलिया लगी होती है जो अंडाणु को फैलोपियन नलिका में नीचे की ओर बढ़ने में सहायता देती है और इस नलिका के द्वारा अंडाणु गर्भाशय में पहुंचती है, ठीक है। तो ये होता है फैलोपियन नलिका की संरचना, जिसका वर्णन करना था तो मैंने यहाँ पे पूरा उसका वर्णन कर दिया है। आई होप आप लोग यहाँ पे इसको क्लियर समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को अभी तक वीडियो में कहीं कोई भी प्रश्न में डाउट हो, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है निषेचित न हो सकने वाले एक परिपक्व अंडाणु का क्या होता है। जब एक परिपक्व अंडाणु जो होता है वो अगर फर्टिलाइज नहीं हो, निषेचित ना हो, तो उसका क्या होता है। तो इसका उत्तर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि एक परिपक्व अंडाणु यदि निषेचित ना हो तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह तैयारी करता है। अतः इसकी भित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती हैं और यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है। परंतु अगर फर्टिलाइज नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है, तो निषेचन ना होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं रहती है। यानी कि ये परत जो होती है वो हर मंथ जो है वो तैयार होती है, गर्भाशय जो है वो तैयार करता है, ठीक है। तो अतः यह परत धीरे धीरे छूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है और इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है, यानी 1 मंथ का समय लगता है। और इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। तो ये होता है निषेचित ना हो सकने वाले एक परिपक्व अंडाणु का क्या होता है। तो उसका उत्तर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि अगर क्या होता है जब एक निषेचित मतलब एक परिपक्व अंडाणु अगर फर्टिलाइज ना हो तो उस स्थिति में वो क्या होता है। तो उसका उत्तर ये होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है जनसंख्या नियंत्रण में रासायनिक विधियों का उपयोग किस प्रकार सहायक है। तो आपने जनसंख्या नियंत्रण अपने बुक में पढ़ा ही होगा। जनसंख्या नियंत्रण में रासायनिक विधि का उपयोग पूछ रहा है। तो ऐसी विधियों में विभिन्न रसायनों से निर्मित गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किया जाता है। जैसे रसायनों से निर्मित ऐसा क्रीम स्त्री की योनि में लगा दिया जाता है जो शुक्राणुओं को नष्ट कर देते हैं। इससे निषेचन नहीं हो पाता है और कृत्रिम तरीके से विभिन्न रसायनों द्वारा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन बनाए गए हैं जो गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में उपलब्ध है। स्त्रियां जब इनका सेवन करती हैं तब उनके सामान्य मासिक चक्र बाधित हो जाते हैं तथा अंडोत्सर्ग नहीं हो पाता है और यह जनसंख्या नियंत्रण की अत्यंत सुरक्षित और प्रभावित विधि है, ठीक है। तो जनसंख्या नियंत्रण में रासायनिक विधियों का उपयोग इस तरीके से सहायक है। ओके, चल अब बढ़ते हैं आगे और लघु उत्तरीय प्रश्न का आखिरी प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 16 जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। प्रश्न संख्या 16 है कि लैंगिक संचारित रोगों को तालिका के माध्यम से दर्शाएं। तो लैंगिक संचारित रोग जो होता है वो
उसमें बैक्टीरिया जनित भी रोग होते हैं, कुछ वायरस जनित भी रोग होते हैं और कुछ प्रोटोजोआ जनित रोग भी होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया जनित जो रोग होते हैं वो होते हैं गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस और सर्विसाइटिस। वायरस जनित रोग है सर्विक्स कैंसर, हर्पिस, एड्स। प्रोटोजोआ जनित रोग है ट्राइकोमोनिएसिस। इतना आपके बुक में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए इसके उत्तर में लिख दिया है, क्योंकि आपसे प्रश्न में लैंगिक संचारित रोगों को तालिका के माध्यम से दर्शाने को कहा गया था। अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि बैक्टीरिया जनित रोग है जो है, या वायरस जनित रोग या प्रोटोजोआ जनित रोग, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछ सकता है कि इनमें से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है, वायरस जनित रोग कौन सा है, या प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है, या फिर आपका जो ये रोग है ये भी दे करके पूछ सकता है कि ये किससे होने वाला रोग है। ठीक है, जैसे दे देगा कि गोनोरिया, गोनोरिया किससे होने वाला बीमारी है, तो बैक्टीरिया से। सर्विक्स कैंसर जो है वो किससे होता है, तो वायरस से होता है। ट्राइकोमोनियसिस किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न आ सकता है, तो इसको तो आप लोग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो फ्रेंड्स ये था आपका बिहार बोर्ड क्लास 10 के बायोलॉजी सब्जेक्ट का जनन चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न के 16 प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो यहाँ हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो करवा दूंगी। क्योंकि इसमें टोटल 10 प्रश्न है तो इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, तो मैं 1 से 2 दिन के अंदर मैं आपको ये दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है ये भी कंप्लीट करवा दूंगी। और बायोलॉजी में हमारा 6 चैप्टर लगभग कंप्लीट होने को आया है। ठीक है, 7 और 8 जो है वो हमारा बच जाएगा, तो वो भी हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।